आवर चैनल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लेके ये हमारी तीसरी वीडियो है। अगर आप बियर एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई एड्रेस पर आप लिंक करके फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का बियर एक्ट पढ़ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कितने चैप्टर्स एंड कितने सेक्शंस आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर 11 चैप्टर्स हैं एंड 11 चैप्टर्स की आपको ब्रीफ समरी लास्ट वीडियो में दी गई थी, जिसकी डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें 1 से लेकर 7 तक सेक्शंस आते हैं और जिसका नाम है प्रीलिमिनरी। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 में आता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जैसा कि आप सबको पता ही है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्रीज एक्ट को हम फुल नेम किस नेम से बुला रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, एंड ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है। दैट मीन जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल है। एंड इसने कमेंसमेंट कब स्टार्ट किया था, मतलब इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो कब एप्लीकेबल हुई थी, वो आपकी 1 डे ऑफ अप्रैल 1949 से स्टार्ट हो गई थी। तो ये डिटेल दी गई है सेक्शन 1 में। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 2 की, जिसका नेम है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है डेफिनेशंस, की पूरा फैक्ट्री एक्ट जब आप रीड आउट करते हैं या पूरा आप स्टडी करते हैं तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी हम अकॉर्डिंग टू एक्ट इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये लिखे हुए हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A लिखा हुआ है। मतलब अगर आपको इसे फुली रीड करना चाहते हैं तो आप कैसे रीड करेंगे, सेक्शन 2A। तो सेक्शन 2A में किसकी डेफिनेशन दी गई है, अडल्ट की डेफिनेशन दी गई है कि अडल्ट आप किसे बोलेंगे, जिसने अपने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अपनी एज के 18 ईयर्स जिसने कंप्लीट कर लिए हैं, आप उसे क्या कहेंगे, अडल्ट कहेंगे। वैसे ही आप अडोलसेंट किसे कहेंगे, उसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2AB में दिया गया है। एंड अडोलसेंट मीन अ पर्सन जिसके 15 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं बट उसके अभी तक 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। मतलब जो अभी एज है जिसकी 16, 17, तो आप उसको अभी क्या बोल रहे हैं, आप उसको अडोलसेंट बोल रहे हैं। देन उसके बाद आता है, पहले हम चाइल्ड की देख लेते हैं। ये आपकी आती है सेक्शन 2C में। तो चाइल्ड किसे बोल रहे हैं, जिसने अभी तक अपने 15 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं। दैट मीन 14 ईयर्स तक के जो भी पर्सन हैं आप उनको क्या कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे। देन उसके बाद आता है आपका कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर की ईयर क्या होता है, नॉर्मली हम जब कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं तो हमें फाइनेंशियल ईयर बताया जाता है, जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाता है तब। बट यहाँ पर जो बात की गई है वो कैलेंडर ईयर की किया गया है। तो कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, ये हमेशा 12 मंथ्स का ही रहता है। एंड जो इसकी स्टार्टिंग रहती है, जो इसका फर्स्ट डे रहता है वो जनवरी रहता है। 1 जैन से ये स्टार्ट होता है एंड 31 दिसंबर को ये खत्म हो जाता है। तो जो ईयर जो ईयर आपका 1 जैन से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक चल रहा है, दैट मीन वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद आते हैं आपके वर्कर। वर्कर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, आप इसको एक सेंटेंस में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप वर्कर किसे कह सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं जो एम्प्लॉयड है, जो डायरेक्टली या थ्रू एनी एजेंसी वर्क कर रहा है, जिसे जो नॉलेज है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, उसको उसकी नॉलेज है या नहीं है। अगर वो रेम्युनेशन पे काम कर रहा है, विदाउट रेम्युनेशन काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहा है, या किसी एडिशनल वर्क में वो लगा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें आप जो पर्सन वर्क कर रहे हैं उसे आप वर्कर कहेंगे। तो समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हम इसको सिंपली ये समझ के चलेंगे कि आप वर्कर किसे कहेंगे, जहां पे रिलेशनशिप रहेगा किसका, मास्टर एंड सर्वेंट का, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। तो वहां पर वो पर्सन कौन है, जो आपका एम्प्लॉय है वो कौन है, वो वर्कर है। देन इसमें क्या रहेगा, इसमें जरूरी नहीं है कि रेम्युनेशन मिले ही मिले, वो विदाउट रेम्युनेशन भी वर्क कर सकता है। देन इसमें ये जरूरी है याद रखना कि डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। वो किसी भी जो आर्म्ड फोर्स है उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो आर्म्ड फोर्स में वर्क कर रहा है तो आप उसको वर्कर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो किसी भी तरीके से किसी भी फैक्ट्री में अगर वर्क कर रहा है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा हुआ है, देन आप उसको क्या कह रहे हैं, आप उसको वर्कर कह रहे हैं।
इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई पर्सन अपने घर से काम कर रहा है तो आप उसको वर्कर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर घर से काम हो रहा है, होम से वर्क हो रहा है, तो वह वर्कर नहीं। अगर वो किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर वर्क कर रहा है देन आप उसको वर्कर नहीं बोलेंगे। अगर कोई पर्सन ट्रेंड है किसी वुड वर्क में, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, देन आप उसको भी वर्कर नहीं कहेंगे। अगर कोई कूली है जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, देन उसको भी आप वर्कर नहीं कहेंगे। तो ये बातें आपने साथ में ध्यान रखनी है कि आप किसे वर्कर कहेंगे और किसे वर्कर नहीं कहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे कॉम्पिनेंट पर्सन की। अब ये कॉम्पिनेंट पर्सन क्या होता है? ये कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसे पहचाना जाता है किस नाम से? चीफ इंस्पेक्टर के नाम से। जिसका मेन पर्पस क्या रहता है? इसका मेन पर्पस रहता है कि किसी भी फैक्ट्री में इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना और जितने भी टेस्ट हुए हैं उनको कैरी आउट करना, ताकि जो फैक्ट्री में वर्क हो रहा है उसको अच्छे से वो सुपरवाइज कर सके। देन उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है हजार्डियस प्रोसेस की। अभी जो ये डेफिनेशन दी गई है ये सेक्शन 2CB में दी गई है। हजार्डियस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ ऐसे खतरनाक प्रोसेसेस होते हैं जो काफ़ी डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज में परफॉर्म किए जाते हैं। देन आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं कैरिंग on manufacturing process which have potential to cause material impairment to the health of the worker। तो ये मेनली क्या कारण बनते हैं किसी भी वर्कर का कि हेल्थ को इम्पेक्ट करने में? ये बहुत कॉजफुल रहते हैं और साथ में क्या रहते हैं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करने में भी इनका बड़ा रोल रहता है। देन इसके लिए स्पेशली जो डेफिनेशन दी गई है कि ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर इस तरीके के प्रोसेस होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई हैं जिनकी आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद आता है हमारा यंग पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइल्ड किसे कहते हैं एंड अडोलसेंट किसे कहते हैं, अडल्ट किसे कहते हैं। तो कई बार क्या कंफ्यूजन रह जाती है कि जो अडल्ट हैं एंड जो यंग पर्सन है वो सेम होते हैं। देन यहाँ पे आपने क्या देखना है कि कोई भी चाइल्ड है या कोई भी अडोलसेंट है आप उसको यंग पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका डे। डे किसे कहते हैं? नॉर्मली हम क्या कहते हैं 24 आवर्स को हम डेज कह देते हैं, बट इसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो इसकी बिगनिंग होती है वो कहाँ से होती है? रात के 12 बजे से, यानी मिडनाइट से जो नेक्स्ट डे है वो स्टार्ट हो जाता है। सेम एज कि वीक क्या होता है? वीक का मतलब क्या होता है? 7 डेज। ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है मिडनाइट ऑन सैटरडे। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो सैटरडे की रात को 12 बजने के बाद जो नेक्स्ट वीक है हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है सेक्शन 2G की, जिसमें डिफाइन किया गया है पावर को कि पावर क्या होती है। पावर का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आप कह सकते हैं कोई भी ऐसी एनर्जी जो यूज की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बट इसमें आपने ध्यान रखना है नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमन ने वो जनरेट नहीं की है। ओके, देन इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2K, जिसमें हमें बताया गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में फैक्ट्रीज एक्ट डिफाइन किया गया है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें बनाने का, अल्टर करने का, रिपेयर करने का या ऑर्नामेंटिंग का, फिशिंग का, पैकिंग का, ऑयलिंग का, वॉशिंग का, क्लीनिंग का, आप यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये सारा वर्क जो है वो किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस। ठीक है, तो वो इसमें आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपने याद रखना है कि देयर मस्ट बी अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आर्टिकल, कि किसी भी प्रोडक्ट का बनना कंपलसरी है। अगर आप बने हुए प्रोडक्ट को ही आगे पास ऑन कर रहे हैं दैट मीन वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में आप किस चीज को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कह सकते, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े हैं आपने उसको ड्राई क्लीन कर दिया तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। ड्राइंग ऑफ पोटैटोज, पोटैटोज को ड्राइंग कर दिया। सेलिंग ऑफ पेट्रोल डीजल,
बाय अ पेट्रोल डीलर। आप पेट्रोल डीलर हो एंड आपने पेट्रोल को सेल कर दिया, तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हुआ। अगर आप पैकिंग कर रहे हैं गुड्स की तो वो भी इसमें नहीं आएगा। अगर आप किसी मोटर व्हीकल की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहता है, जिसमें एक स्पेसिफिक फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हैं, मशीनरी के थ्रू, पावर के थ्रू कोई भी जो वर्क है, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसकी यूज करके आप क्या बना रहे हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड वो प्रोडक्ट बाद में जाके मार्केट में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो वो जो बीच में आपका प्रोसेस हो रहा है, ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। देन इसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्री की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M की फैक्ट्री क्या होता है। तो फैक्ट्री वर्ड बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। नॉर्मली हम क्या कहते थे, कोई भी बिल्डिंग है तो वो हमारी क्या होगी, फैक्ट्री होगी। अभी सपोज करो अपने घर पर ही 6-7 पर्सन को जॉब पे रखा हुआ है एंड वो आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन आपका घर क्या फैक्ट्री हो गया? नो, बिल्कुल नहीं होगा। तो फैक्ट्रीज एक्ट में स्पेशली डिफाइन किया गया है कि फैक्ट्री क्या होता है। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमिसेस इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्ट। अब ये प्रीसिंक्ट क्या होता है, सपोज ये आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री के आसपास का जो एरिया है, जो आपने पूरा परचेज किया हुआ है और आप जो इसे यूज कर रहे हैं, इस जो ब्लैंक एरिया है, इसको आप क्या कह रहे हैं, आप फैक्ट्री कह रहे हैं। जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर आपके ग्रेटर देन या इक्वल 10% है, 10 या 10 से ज्यादा पर्सन जो है वो वर्क कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, पावर के साथ। यानी हमारी जो पावर हमने देखी थी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ 10 या 10 से ज्यादा लोग जब काम कर रहे हैं, देन उस प्लेस को आप क्या बोल रहे हैं, आप फैक्ट्री बोल रहे हैं। एंड देन इसके अलावा कौन सी सिचुएशन रह सकती है, जहां पर 20 या 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन विदाउट एड ऑफ पावर, मतलब वहां पर कोई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, जो लोग हैं वो मैन्युअली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उस जगह को क्या कहेंगे, फैक्ट्री कहेंगे। अगर सपोज करो कहीं पर 18 लोग हैं, देन आप उसको क्या कहेंगे, 18 लोग काम कर रहे हैं या 19 कर रहे हैं, अभी 20 तो नहीं है, देन आप क्या उसको फैक्ट्री बोलेंगे। देन इसके लिए क्या है, जो हम आगे वाले सेक्शन में करेंगे कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो परमिशन देती है, देन हम उसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। बट आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो माइन है, जहां से कोयला निकाला जाता है, जो उसको आप फैक्ट्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो स्पेशल एक्ट बना हुआ है, माइन एक्ट 1952। सो इसके अलावा जो आपकी मोबाइल यूनिट है, जो बिलोंग कर रही है, किसको बिलोंग कर रही हैं, आपकी आर्म्ड फोर्स को बिलोंग कर रही हैं, या फिर आपकी जो रेलवे रनिंग शेड है, या कोई होटल है, या कोई रेस्टोरेंट है, या कोई ईटिंग प्लेस है, आप इनको भी फैक्ट्री नहीं कह सकते हैं। तो आपको किसे कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एग्जाम में आप इजिली राइट कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज लिखनी है और क्या चीज नहीं लिखनी है। देन इसके बाद सेक्शन 2N में आता है हमारा ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर क्या होता है, मेनली जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो ऑक्यूपायर हो गया। तो फैक्ट्री के केस में हम ऑक्यूपायर किसे बोलेंगे, जिसने फैक्ट्री का जो ओवरऑल कंट्रोल है, जो अल्टीमेट कंट्रोल है, वो पूरा अपने हाथ में लिया हुआ है। तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, कोई भी फर्म है, उसका जो पार्टनर है, क्या आप उसको ऑक्यूपायर बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर कोई कंपनी का केस आता है तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, क्या आप उनको ऑक्यूपायर बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर उनका कंट्रोल जो है वो फैक्ट्री के ऊपर पूरा है, देन आप उनको ऑक्यूपायर बोल सकते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 3, जिसमें बात की गई है रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। एक दिन का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, तो वो आपका डिपेंड करता है आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। तो आप सबको आई होप सो पता ही होगा कि इंडिया में जो टाइम है उसकी जो मेजरमेंट है वो कैसे होती है। तो फिर भी मैं अब आपको बता देती हूँ कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो मेजर्ड किया जाता है एज शक्ति गढ़ फॉरेस्ट इन इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में एक किला है, वहां से जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से उसके जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट से लेकर जो उसकी कैलकुलेशन किया जाता है, विच हैज 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात करूं, तो जितना भी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रहता है वो हमारा आगे रहता है, किससे, हमारे जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे। तो सपोज करो अगर अभी इंडिया में शाम के 5 बजे हुए हैं, दैट मीन इससे आप क्या करोगे, 5.5 आवर जो है वो पीछे चले जाओगे, तो आपको जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो पता चल जाएगा।
तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? तो ये है आपका टाइम मेजर्ड ऑन द अर्थ 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि क्या होता है। देन इसके बाद हम सेक्शन 4 की बात करेंगे, जिसमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारी पावर्स हैं, जो फैक्ट्रीज एक्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन दी गई हैं, चाहे वो ईच डिपार्टमेंट की हैं, चाहे वो सिंगल फैक्ट्री की हैं, चाहे वो 2 फैक्ट्रीज की हैं, वो सारी पावर्स जो हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। तो वो बाय नोटिफिकेशन या बाय राइटिंग या बाय सर्कुलर किसी भी फॉर्म में वो क्या कर सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी फैक्ट्री को, 2 फैक्ट्रीज को कंबाइंड करके एक सिंगल फैक्ट्री की फॉर्म में डिफाइन कर सकती है, या फिर जो 2 फैक्ट्रीज है उनके डिपार्टमेंट को अलग अलग वो डेफिनेशन दे सकती है। तो यहाँ पर आप रीड आउट करेंगे। तो जैसा कि जो ऑक्यूपायर है वो स्पेसिफाइड करेगा एप्लीकेशन में कि उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो ब्रांचेस हैं, तो वो कैसे कैसे वो उनको ट्रीट कर रहा है, कैसे कैसे वो ट्रीट होंगे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको वो स्पेसिफाइड करेगी कि उनको वो सेपरेट ही रखने हैं या फिर उनको वो कंबाइंड करके एक सिंगल फैक्ट्री के रूप में भी शो कर सकते हैं। तो ये जो है वो ऑर्डर कौन देता है? ये स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये ऑर्डर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक जो हमारी ऑक्यूपायर है वो अपना जो रिटर्न में है वो पूरा परफॉर्मा नहीं दे देता है। तब तक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी इस एक्ट के अंडर कोई भी जो परमिशन है वो नहीं दे सकती। देन इसके बाद आता है सेक्शन 5, जिसमें कि डिफाइन किया हुआ है पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। तो कई बार क्या रहती है, कोई भी पब्लिक इमरजेंसी आ जाती है, जैसे देश की सिक्योरिटी को लेकर आप कह सकते हो कि कोई थ्रेटन वगैरह हो रहा है, या कोई वार हो रहा है, या कोई एक्सटर्नल एग्रीगेंस हो रहा है, या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस आ रही है। तो अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी रहती है तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसके पास पावर रहती है अंडर दिस सेक्शन कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गजट में वो क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी फैक्ट्री के पार्ट को। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 67 है उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड इसके अलावा एक बात और आपने ध्यान रखनी है, जो भी नोटिफिकेशन दिया जाता है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकल गया है कि पब्लिक इमरजेंसी है और इस फैक्ट्री के रिगार्डिंग कि ये फैक्ट्री आगे अभी वर्क नहीं कर सकती है, देन वो जो नोटिस होगा वो 3 मंथ्स तक का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। देन इसके बाद सेक्शन 6 आता है, यानी सेक्शन 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 2 हमारा सेक्शन 6, जिसमें अप्रूवल दी गई है, साथ में लाइसेंसिंग की और एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज की बात की गई है कि ये कौन देता है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी के पास पावर रहती है, वो रूल्स बनाती है कि कैसे किसी भी फैक्ट्री को अप्रूवल देनी है, कैसे उनको लाइसेंसिंग देनी है, और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसा रहने वाला है। किसी भी फैक्ट्री को एक्वायर करने के लिए जो इस एक्ट में प्लान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो फुल डिस्क्रिप्शन होती है फैक्ट्री की, वो या तो चीफ इंस्पेक्टर को या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सबमिशन करवानी रहती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लाइसेंस लेने के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपको फीस डिपॉजिट करवानी है या आपको दोबारा से रिन्यूअल करवाना है अपने लाइसेंस को। देन आप क्या करेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अप्रूवल ले सकते हैं, लाइसेंस दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं, या लाइसेंस बनवाना है या रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप वो करवा सकते हैं। एंड कई बार क्या रहता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो चीफ इंस्पेक्टर हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं आप कि आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता है या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, आप फैक्ट्री की एक्सटेंशन नहीं कर पाते हैं। एंड अभी आप क्या करें, तो इस केस में जब आपको रिफ्यूज़ल का जो एप्लीकेशन है वो मिला, देन उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिर डिसीजन लेती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिफ्यूज़ कर देती है, देन जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसी के डिसीजन को फाइनल डिसीजन मान लिया जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर वर्क किया जाता है। देन इसके बाद आपका लास्ट आता है सेक्शन 7। इसमें आपको बताया गया है नोटिस बाय
ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर कौन था? ऑक्यूपायर वो था जिसका जो पूरा कंट्रोल है किसके ऊपर है? फैक्ट्री के ऊपर रहता है। देन उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जो ऑक्यूपायर है उसने जो भी फैक्ट्री ऑक्यूपाई की है या जो भी परचेज की है, जिस पर भी अपना कंट्रोल किया है, तो उसके एटलीस्ट 15 डेज पहले उसको क्या करना पड़ेगा? एक लेटर है जो चीफ इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा, जिसमें वो क्या लिख कर देगा? उसमें वो नेम, सिचुएशन फैक्ट्री की, फैक्ट्री का नेम, ऑक्यूपायर का नेम, उसका एड्रेस, जो आपके ऑनर हैं, जो प्रीवियस ओनर हैं या अब के जो ओनर्स हैं उनका नेम एंड एड्रेस पूरा लिख कर देगा। एंड इसके अलावा उन सारी बातों के बारे में बताएगा जो कि फैक्ट्री से रिलेट कर रही हैं, वो सारी उसको सेंड करेगा। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि जो उसने फैक्ट्री परचेज की है उसमें किस टाइप का वर्क हो रहा है, कितने मंथ वो चल रही है, कितने मंथ वो बंद रही है, कब उसकी स्टार्टिंग हुई थी, कब से उसने वर्क करना स्टार्ट किया, मतलब एवरीथिंग सब कुछ वो उसमें राइट करेगा। कि साथ में जो भी उसमें मैनेजर्स हैं फैक्ट्री में, उनके क्या नेम हैं, उनकी डिटेल्स, एंड जो वर्कर्स लगे हुए हैं, कितने वर्कर्स लगे हुए हैं, कितनी वर्किंग आवर्स है, वो कितना टाइम करते हैं, उनकी रेमुनेशन कितनी है, उनकी सैलरीज वगैरह कितनी है। तो एवरीथिंग को वो जो भी डिटेल है वो एक लेटर में लिखकर जो हमारे चीफ इंस्पेक्टर हैं उनको वो सबमिट करवाएगा। फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके स्टार्ट होने से पहले अगर फैक्ट्री में 180 घंटे से 180 वर्किंग डेज, सॉरी आवर्स नहीं डेज, से अगर आपका कम काम हो रहा है, देन उस केस में जो ऑक्यूपायर है वो 30 डेज पहले जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको रिटर्न नोटिस भेजेंगे कि भाई हमारी जो मैंने फैक्ट्री ऑक्यूपाई की है उस फैक्ट्री में 180 दिनों से कम वर्क हो रहा है। देन अगर जो ऑक्यूपायर है उसने कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट किया है, देन इस केस में वो फिर से जो रिटर्न नोटिस है वो चीफ इंस्पेक्टर को वो भेजेगा, उसकी एक कॉपी भेजेगी कि भाई एक न्यू मैनेजर है जो अपॉइंट किया गया है, और वो कब तक उसको भेजनी है? विद इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर अंदर भेजनी है फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन टेक ओवर चार्ज, कि जब तक वो ऑफिस संभाल नहीं लेता उसके 7 दिनों के अंदर अंदर उसको क्या भेजना पड़ेगा? रिटर्न में भेजना पड़ेगा। एंड ये थी आपकी चैप्टर 1 की डिटेल, जिसका नाम था प्रीलिमिनरीज। एंड इसमें हमारे 1 to 7 सेक्शंस आ रहे थे, एंड 1 by 1 हमने सारे के सारे सेक्शंस के बारे में अच्छे से समझा। आई होप सो आप सबको समझ आया